हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट थर्ड, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, जिसमें चैप्टर 7 है। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। मुझे पता है, आई नो वेरी वेल कि ये तीन चैप्टर जो है 7, 8, 9 ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं हर एक स्टूडेंट्स को, है ना। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर इनमें क्या है, और बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें करती हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनकम, है ना। इनकम से भी पहले मैं बात करती हूँ, हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा। हमने 11th क्लास में पढ़ा कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है। पढ़ा है ना, कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती जाती है वैसे उसकी डिमांड कम होती जाती है। यानी कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स। एक बढ़ता है और एक घटता है। पढ़ा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि इनकम, ठीक है, इनकम को आई नहीं बल्कि वाई से बोलना है बेटा, क्योंकि आई मतलब यहां पे होगा इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब हमें यहां पे पढ़ना है, हमने 11th में पढ़ा था प्राइस और डिमांड। अब हमें पढ़ना है 12th क्लास में इनकम और डिमांड। तो हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। यानी कि इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मैं जितना ज्यादा पैसा कमाऊंगी मेरी डिमांड भी तो उतनी बढ़ती जाएगी, और डिमांड के लिए मैं उतना ही खर्च करूंगी, है ना। यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जितना मैं खर्च करूंगी यानी कि मैं उतनी डिमांड कर रही हूं। तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि यहाँ पे पूरी इकोनॉमी में हम सब लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, कितना पैसा ज्यादा कमाते हैं और कितना ज्यादा खर्च करते हैं, इसका नॉलेज गवर्नमेंट को होना चाहिए। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये है कि हम सब लोग कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च करना चाहते हैं। प्लांट पूरे साल में हम कितना वस्तुएं, कमोडिटीज, गुड्स पे खरीदेंगे, खर्च करेंगे, कितनी सेवाएं लेंगे, इसका पूरा प्लांट इकोनॉमी में होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कंसेप्ट, एडी। कुछ क्लियर हुआ? एडी, देखिए ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारे यहाँ के लोग कितना पैसा कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे, ये तो पता होना चाहिए ना। तो बात आती है एडी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब कितने सेक्टर्स, सिर्फ हम ही लोग डिमांड करते हैं क्या? नहीं, हम लोग हाउस होल्ड, ठीक है, आप और मैं, हम किताबें खरीद के लाते हैं, कपड़े खरीद के लाते हैं, पेट्रोल गाड़ी में भरवाते हैं, हमारे जो भी डेली रूटीन के कंजप्शन है। कंजप्शन क्या? सी मतलब क्या? हम हमारी इनकम का वो हिस्सा, वो पार्ट जो खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सी, यानी कि कंजप्शन। तो हम लोग जितना भी खर्च करते हैं, फर्स्ट सेक्टर हमारा होता है प्राइवेट हाउस होल्ड, सेकेंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है वो पैसा इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट काय पे करता है भाई? कैपिटल असेट्स लाता है, मशीनरी, है ना, प्लांट, इन पे पैसा खर्च करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो भी तो कंजप्शन कर रहा है, खर्च कर रहा है ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी खर्च करती है, दोनों पे करती है, कंजप्शन पे भी करती है, इन्वेस्टमेंट पे भी करती है ना। गवर्नमेंट भी सड़कें बनवाना, रोड्स बनवाना, डैम्स बनवाना, स्कूल्स बनवाना, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। दूसरा,
कि भाई वो कंजप्शन पे खर्च करती है, मतलब चीजें जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है तो उनको पैसे देना, सैलरी देना, तो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसके लिए वो डिमांड करती है। और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नेट एक्सपोर्ट, हम बाहर से कितना सामान मंगवाते हैं, हम सिर्फ केवल हमारे देश में ही चीजें नहीं खरीदते हैं बल्कि विदेशों से भी चीजें खरीदते हैं, बाहर से भी डिमांड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं और हम यहाँ का सामान बाहर भी भेजते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड में ये 4 कंपोनेंट हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि हमने यहां पे देखिए 2 तरह की इकोनॉमी होती है, एक ओपन इकोनॉमी और एक क्लोज्ड इकोनॉमी। आगे इसके बाद वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नीज थ्योरी, ठीक है। यहां पे हमें क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। सिर्फ हम हमारे देश में हम कंजप्शन पे कितना खर्चा करते हैं और इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्चा करते हैं, सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना है, ठीक है। ओपन इकोनॉमी में चारों आते हैं, चारों कौन से कंपोनेंट, हम कितना खर्चा कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे कितना खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना बाहर से सामान आ रहा है, कितना यहां से जा रहा है, सभी को यदि जोड़ दे तो वो बन जाती है ओपन इकोनॉमी। क्या बन जाती है बेटा, ओपन। लेकिन हमें ओपन इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ना है। हमने बाहर से मंगाना और बाहर भेजना अभी एक्सक्लूड किया है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी एक्सक्लूड किया है। हमें सिर्फ पढ़ना है एक 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्लोज्ड में एडी इज इक्वल टू सिर्फ होता है सी प्लस आई। अब आप पूछेंगे कि मैम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यदि वो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड बोलता है तो पहले आप चारों लिखो और फिर उसके बाद ये भी बता दो कि एडी इज इक्वल टू हमें सिर्फ सी प्लस आई है, ठीक है, ये भी बताओ। अब बात आती है कि भाई एग्रीगेट डिमांड, वापस से मैं ऊपर आती हूं, आर प्लानिंग टू बाय एट गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, हमारे द्वारा कितना पैसा खर्च किया जाएगा, हमारी इनकम का कितना हिस्सा हम खर्च करेंगे, हम कितनी डिमांड करेंगे ऑल द प्रोडक्ट्स, उसके कैलकुलेशन को कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। हमें यहां पे बताना है कि एग्रीगेट डिमांड का इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप है। हमें यह बताना है कि अगर हमारे देश के लोग दिन पे दिन तरक्की करते जाते हैं और पैसा कमाते जाते हैं तो वो अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च भी करते जाते हैं, उनकी डिमांड से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें इनकम का रिलेशन बताना है एग्रीगेट डिमांड के साथ, सिर्फ डिमांड नहीं, मार्केट डिमांड नहीं, एग्रीगेट डिमांड। मार्केट डिमांड तो एक कमोडिटी की डिमांड, यहां तो सारे कमोडिटी, सारी सर्विसेज सबको जोड़ दो तो बन जाता है एग्रीगेट डिमांड। तो इनकम का, पूरी इनकम, हमारे देश में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जानना है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। हमें सिर्फ केवल 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ना है, वो भी क्लोज, जिसमें सिर्फ आएगा केवल कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन इनकम का वो हिस्सा जो हम खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर्स है ना इन्वेस्टमेंट पर लगाते हैं ताकि उससे प्रोडक्शन हो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, हमारी इनकम बढ़ती जाएगी तो हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाते हैं। ये कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर्स के लोग। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाता है। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा भी डबल होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, इनकम भी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ये कौन सा है, इंड्यूस्ड। इसका डायग्राम बनाया मैंने, देखो छोटा सा समझाने के लिए। ये आपका 0 से x एक्सिस, यहां मैंने इनकम दी, पहले y था तो y पे मेरा इन्वेस्टमेंट इतना हो रहा था,
मेरी इनकम y से y1 हो गई, बढ़ गई, तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, I से I1 हो गया। इसका स्लोप कैसा होगा? अपवर्ड, नीचे से ऊपर। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इसका स्लोप कैसा होगा बेटा? अपवर्ड, ठीक है। दूसरा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, चाहे मेरी इनकम कितनी भी हो, कम हो या ज्यादा हो, इतना इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है। ये गवर्नमेंट सेक्टर करती है, एक फिक्स्ड अमाउंट रखती है कि इतना पैसा इधर लगाना है। यहाँ पे ये प्रॉफिट इनका उद्देश्य नहीं होता है, यहाँ उद्देश्य होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है। घर में भी यदि हम पैसा इतना लगाते हैं कि भाई इतना तो मेरे को इन्वेस्टमेंट करना ही है ताकि आगे चलकर हमें बेनिफिट हो, तो ये कैसा होगा? चाहे मेरी इनकम यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इनकम मेरी बढ़ती जाए लेकिन इन्वेस्टमेंट यही रहेगा, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी यही। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका डायग्राम क्लियर? इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, ऑटोनोमस। इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड। इसका स्लोप अपवर्ड, इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक। चले, अब बात आती है कि इसको और डिटेल में समझे एडी को। तो देखिए, एडी के बारे में हमें सिर्फ कितना पढ़ना है? C प्लस I। बेटा इसी टेबल को हम आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे अगले चैप्टर में। हम बेस पढ़ रहे हैं, जब तक हमारा बेस कंप्लीट नहीं होगा हम समझ नहीं पाएंगे। तो आप इतना समझे ना कि हमारे देश में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, कितनी डिमांड कर रहे हैं। बस हमें इसका इनकम और डिमांड का रिलेशन निकालना है। लेकिन कौन सी इनकम? नेशनल इनकम Y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक। चलिए, इनकम पहले हम एक भी रुपए नहीं कमा रहे थे, जीरो लेवल, जीरो से स्टार्ट करना है इनकम। ध्यान रखना हमेशा, इनकम कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से। क्यों? क्योंकि हमें यह भी बताना है कि जब व्यक्ति कुछ भी नहीं कमाता है तो भी वो खाता जरूर है, यानी कि जब जीरो लेवल पे जो कंजप्शन होता है उसको हम C बार ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। ध्यान रखना, MCQ सबसे ज्यादा आएंगे। ऑटोनोमस कंजप्शन, जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब हम एक भी रुपए नहीं कमाते हैं तो भी खर्च तो करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। अब मैम यदि हम पैसे नहीं कमाते तो कंजप्शन, हमारा जो पैसा हमने सेव कर रखा है, कोविड नहीं गए बाहर कमाने, पैसा नहीं कमाया, फिर भी खाया, कहां से? जो हमारी सेविंग थी। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं सेव करो, सेव करो, है ना। जब हम पैसा नहीं कमाए तो भी हमारे पास हो। तो ध्यान रखना कि जब जीरो लेवल होता है और हमारा जो कंजप्शन होता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। और ये जो पॉइंट होता है ये डिस सेविंग भी कहलाएगा, अभी आगे पढ़ रहे हैं। चलिए, इनकम को कांस्टेंट रेट से मैं बढ़ा रही हूं, पहले 100 थी, फिर 200 थी, करोड़ों में हो सकती है, 100 करोड़, 200 करोड़, ठीक है। इसको याद ही कर लेना है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक, याद हो गई, ठीक। कंजप्शन को मैं 80 से बढ़ा रही हूं, देखना। सबसे पहले मैंने लिखा है 40 में 80 प्लस किए हैं 120 में 80, 200, फिर 80, 280, 80, ठीक है। दो याद रखना बस। इन्वेस्टमेंट, अब ध्यान रखना हमें नीज थ्योरी के अकॉर्डिंग चलना है, जिसमें हम ये मानते हैं कि चाहे पैसा कितना भी कमाए इन्वेस्टमेंट फिक्स रहेगा। मतलब हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की थ्योरी लेकर चलने वाले हैं। पूरे ओवरऑल तीनों यूनिट्स में हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसा रहने वाला है? ऑटोनोमस। इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा, बट इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस फिक्स रहेगा। तो जब मैं पैसे नहीं कमा रही थी तो भी इन्वेस्टमेंट कर रही थी, इतना कमाया तो भी 20 करोड़, 20, इन्वेस्टमेंट कितना ले लिया? 20, ठीक। चलिए, एडी समझाना है, एग्रीगेट डिमांड, एडी अप्रोच। तो भाई C प्लस I, 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140,
ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एडी भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एडी भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। कैसे पता चला मैम? 60 से 140 80, 140 से 220 80, और ये भी हमारा 80 का ही था। समझ में आया? हम यही बताना चाहते हैं कि इनकम कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, डिमांड भी कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड भी। तो इसका डायग्राम कैसे होगा? देखो, सबसे पहले 0 से एक एक्सिस जहां आप इनकम लिखना बेटा, ठीक है। 0, फिर यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहले इधर की बात करूं आई तो 10, ठीक है, 10, 20, 30, 40, तो 20 पे सबसे पहले आई का, ये आई जो है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो एक्स के पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, चाहे हम ज्यादा पैसा कमाएं या कम, हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स रहेगा। सोशल वेलफेयर वाला पॉइंट, ठीक। फिर अब बढ़ते हैं आगे। सी 0 पे भी कितना है? 40, तो ये 0 पे भी हुआ 40, 40 के बाद 120, और फिर ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये मैंने बनाया कंजप्शन सी, पहले बनाया आई फिर सी और आई को जब मैं प्लस करूंगी तो बनेगा मेरा एडी। एडी कहां से स्टार्ट होगा? 60, ये रहा 60, ठीक है, 40, 50 और ये 60 से अब ये मैं क्या कहना चाहती हूं, ध्यान से सुनिएगा। जितना डिफरेंस नीचे होगा, मतलब ये दोनों कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे हैं, इसलिए एडी जो होगा और जो सी कंजप्शन होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम रेट से बढ़ रहे हैं, 80, 80, 80, 80, 80, 80। तो ये जो डिफरेंस होगा ये दोनों का सेम होगा, नीचे से ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या समझे हम? एडीसी अगर इनकम बनाए तो इनकम वाई से होगा, अभी नहीं, अगले वाले में डायग्राम में हम समझेंगे। वाई 45 डिग्री को कट करते हुए एंगल बनाएगा। इनकम कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। फिलहाल हमें एडी समझना था, ये एडी है, जिसमें हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि एडी इज अज्यूम्ड टू बी अ फंक्शन ऑफ ओनली कंजप्शन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। हम यहाँ पे एडी को सिर्फ केवल 2 सेक्टर से बताएंगे, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। हम बताएंगे कि पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। हम ये बताना चाहते हैं कि हम एक भी रुपए नहीं कमाए तो भी कंजप्शन पॉजिटिव होता है, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। हम बताना चाहते हैं कि स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व इज अपवर्ड होता है, ये स्लोप ऑफ कंजप्शन अपवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे व्यक्ति का खर्चा भी बढ़ता जाता है। स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हम ये बताना चाहते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। हम ये बताना चाहते हैं कि एडी कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है? टी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, 0 लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये भी कंटिन्यू स्लोप अपवर्ड ही होता है। एडी का भी स्लोप अपवर्ड होता है, कंजप्शन का भी अपवर्ड होता है, ऑटोनोमस का पैरेलल होता है। ये आपको 6 मार्क्स में यदि आता है तो लिखना है। फिर स्लोप ऑफ एडी कर्व पॉजिटिव स्लोप बताता है, इंडिकेट करता है कि हमारे देश के लोग जैसे जैसे पैसा कमाएंगे वैसे वैसे खर्च करेंगे, तो एडी भी ऑल्सो इंक्रीज होगा। तो हमने सिर्फ इतना सीखा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। आई कितने होते हैं? 2 तरह के। हम कौन सी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें केवल 2 सेक्टर्स, ठीक है, पर टोटल होते कितने हैं? 4। जब चारों सेक्टर्स को कवर करते हैं तो वो कौन सी इकोनॉमी कहलाती है? ओपन इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड के दी कंपोनेंट्स की बात करें तो चारों लिखना, ठीक है, क्लियर। चले अब पढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई। चलिए, तो एडी के बाद आता है एएस, ठीक है। हम अगले जो दोनों चैप्टर है इसके बाद वाले में यही डायग्राम सब वही काम आएंगे, यही सब टेबल वहां पर भी काम आएगी।
मतलब आज का जो ये वीडियो है यदि हम इसको अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी हमें बहुत जल्दी समझ में आने वाला है ना। इसलिए यहां इस वीडियो की एक एक बात ध्यान से समझना। अब अभी हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड, अब हम पढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो सीधी सी बात है भाई कि जितनी डिमांड हो रही है, लोग हमसे जितना चाहते हैं सामान, गुड्स, सर्विसेज, तो उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर उतना सप्लाई भी करना चाहेगा, है ना, क्योंकि वो डिमांड को फुलफिल करेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई AS refers to money value of final goods and services that all the producer are willing to supply in an economy in a given period। ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी डिमांड हो रही है उसको फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर जितना सामान सप्लाई कर रहा है, बना के सप्लाई कर रहा है, वो कहलाता है एग्रीगेट सप्लाई। अब यहां पे एक बात आती है कि एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो हमेशा इनकम के बराबर होता है, नेशनल इनकम के। हाउ इज इट पॉसिबल? AS इज इक्वल टू Y। ठीक है, देखो हमने वो स्टार्टिंग में पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, स्टार्टिंग में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि हम उतना ही कमाते जितना हम खर्च करते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो सामान बन रहा है, प्रोड्यूसर जो सामान बनाता है, मतलब एक तरह से हम उसको कह सकते हैं प्लांट प्रोडक्शन। प्लान कर रहा है ना कि हम इतने साल में, मतलब इस साल में हम इतना प्रोड्यूस करेंगे, डिजायर्ड आउटपुट। तो जो प्रोड्यूसर है, जो सामान बनाता है, उसके लिए वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद है? लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, तो मैं जो सामान बना रही हूं उसके लिए मुझे लोगों की ही जरूरत है, तो मैं उनसे सामान बनवाती हूं, बदले में उनको पैसा देती हूं और उस पैसे को वो जाकर खर्च करते हैं। मतलब ये फ्लो वही हो रहा है। जो सामान बनता है वो सामान बनाने के लिए भी मुझे लोगों की जरूरत है, और लोगों से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब में यूज करके उनको बदले में क्या दूंगी? पैसे। और उस पैसे से वो फिर खर्च कर देंगे और वो फिर घूमकर प्रोड्यूसर के पास आ जाएगा। यानी कि टोटल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, मैं बोल सकती हूँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम रिसीव्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, है ना। मैं जो सामान बनवा रही हूं लोगों से, उनको पैसा देती हूं और सामान बनवाती हूं, लोग उस पैसे को जो कमाते हैं उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। दैट मीन्स सप्लाई और इनकम आपस में क्या है? इक्वल। आया समझ में? तो यहां पे नेशनल इनकम इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? एग्रीगेट सप्लाई के। कैसे? तो देखो यहां पर, अब यहां पर भी हम बना रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई में हम ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति इनकम का क्या करता है? या तो खर्च या बचाता है। इसके अलावा कोई काम करता है? दो काम करता है, एक खर्च और एक सेविंग। तो एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो C+S होता है, और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है? इनकम के बराबर। पैसा, मान लो मैं 100 रुपए कमा रही हूं, तो 100 में से अगर मैं कहूं कि 80 खर्च करती हूं, तो आप जल्दी से बोलोगे ना 20 बचाते हो मैम आप, है ना। अब मैं बोलूं कि मैम आप तो 100 रुपए कमा रहे हो और 100 ही खर्च कर देते हो, तो सेविंग 0 हो गई। तो यहां पे AS को समझाने के लिए वही टेबल जो हमने पहले ली थी, इनकम कहां से स्टार्ट करूंगी मैं? 0 से। 100, 200, 300, 400, 500, 600। इसी टेबल से मेरा कंजप्शन फंक्शन भी हो जाएगा, इसी से मेरा सेविंग फंक्शन भी तैयार हो जाएगा अभी, और इसी से मेरा AS भी तैयार हो जाएगा। हमने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि Y जो होता है वो 45 डिग्री एंगल बनाता है। अभी देखना क्यों। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। इनकम हमेशा बेटा आपको यही लेना है 0 से, और 0 पे कंजप्शन रखना है 40, और उसके बाद 80, 80, 80 सब में प्लस करते जाना। ठीक है, अब सुनो, यदि मैं एक भी रुपए नहीं कमा रही हूं तो भी कंजप्शन कर रही हूं, तो 0 में से C सेविंग कैसे निकलेगा? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन, है ना। तो 0 - 40 इज इक्वल टू सेविंग कितना हुआ? -40।
फिर मैं 100 रुपए कमा रही हूं और खर्च कर रही हूं 120, तो 100 में से 120 गए -20। देखो टेबल एक ही है, आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको सेविंग पूछा जा रहा है, सेविंग फंक्शन पूछा जा रहा है, तो आपको सेविंग से बताना है डायग्राम। आपको एएस पूछा जा रखा है तो एएस से बताना है, एडी पूछ रहा है तो C+I से बताना है। मतलब हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद आपसे जो पूछे आप इस टेबल्स के जरिए उसको बना सकते हो। फिर इनकम 200 रुपए कमा रही, खर्च भी कितना कर रही हूं 200, इसको बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। जब इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, Y = C, जितना पैसा मैं कमा रही हूं उतना ही खर्च कर रही हूं, सेविंग 0 यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। फिर यहां पे इनकम बढ़ी और अब यहां से कंजप्शन कम हुआ, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन कम होता है, तो क्या होता है? सेविंग स्टार्ट हो गई। तो सेविंग पहले नेगेटिव थी, फिर 0 हुई, फिर पॉजिटिव होती गई। पॉजिटिव क्यों हो रही है? बचने क्यों लग गया पैसा? क्यों? क्योंकि अब मेरी इनकम ज्यादा हो गई है और कंजप्शन कम हो गया है ना। अब C और S को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन प्लस सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो वो इनकम हो जाता है। इनकम = AS। तो C + S, 40 प्लस का है बेटा, -40, दोनों को प्लस करोगे तो 0। 120 - 20 = 100, 200 + 0 = 200, 280 + 20 = 300। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई बनाना है तो ध्यान रखें पूरा 90 का होता है, तो इसका यदि मुझे हाफ करना होगा, हाफ क्यों करना होगा भाई? क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर मेरी इनकम है, यहां पे मेरा एएस है, तो इसको मुझे आधा करना है, ये दोनों इक्वल है और मुझे एक को बताना है तो इसका हाफ ही करूंगी ना। यदि ये हिस्सा पूरा है और मुझे एक शो करना है और दोनों बराबर है तो आधा होगा, 90 का आधा कितना हुआ? 45। इसलिए Y हमेशा इनकम, एएस हमेशा 45 डिग्री बनता है। यदि इनकम 0 थी तो एएस भी कितना था? 0। इनकम बढ़कर 100 हुई तो ये भी 100, 200 हुआ तो 200, 300, 400, 500, 600। क्लियर? ये था मेरा एग्रीगेट सप्लाई। अब बेटा इसी टेबल से जो आप ये देख रहे हो, इसी से यदि मैं इनकम और C इन दोनों का रिलेशनशिप बताती हूं, ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं इनकम और कंजप्शन का रिलेशनशिप बताती हूं तो उसे कहेंगे कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, क्या? कंजप्शन फंक्शन इनकम, इनकम के साथ जब मैं कंजप्शन का रिलेशनशिप बताती हूं कि इनकम डिफरेंट लेवल पे मेरी इनकम इतनी है तो मेरा कंजप्शन इतना हो रहा है, तो यहां पे जब मैं कंजप्शन और इनकम, नेशनल इनकम के बीच में रिलेशनशिप बताती हूं तो उसे कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। सेविंग फंक्शन ये मैंने लिखा नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट, रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, कंजप्शन की जगह क्या वर्ड लिख देना? सेविंग। सेविंग एंड नेशनल इनकम। जब इनकम के साथ मैं सेविंग का रिलेशनशिप बताती हूं तो उसे कहते हैं नेशनल क्या? प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन की पहले बात करूं तो देखो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये मैंने इनकम लिखी है और ये मैंने कंजप्शन लिखा है। ठीक है, ये रहा मेरा इनकम और ये मेरा कंजप्शन। अब देखो 0 पे कितना है? 40, 100 पे कंजप्शन बना रही हूं पहले बेटा 120, फिर 200 पे 200 दोनों सेम, फिर 280 ये नीचे गया, फिर 360 ये मेरा C है। ठीक है, और इनकम, तो इनकम हमेशा यहां से कर देना, ये 45 डिग्री। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इधर का जो पॉइंट है कौन सा वाला? ये वाला, ये डिस सेविंग कहलाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी कंजप्शन ज्यादा है और इनकम कम है। ध्यान से देखो, ये सी है और ये इनकम है, फिर ये सी है, ये इनकम है, फिर ये सी है, ये इनकम है। यहां दोनों इक्वल हो गए, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। यहां कंजप्शन ज्यादा था और इनकम कम है, तो इधर जो होगा उसको मैं कहूंगी डिस सेविंग। क्या कहूंगी? डिस सेविंग। क्यों? क्योंकि इनकम कम होने के बाद भी यदि मैं कंजप्शन कर रही हूं तो मैं पहले जो मैंने पैसा सेव कर रखा है वहां से पैसे का यूज कर रही हूं। फिर ब्रेक इवन के बाद मेरा कंजप्शन कम हो गया और मेरी इनकम बढ़ गई। यहाँ इनकम ज्यादा हो गई है कंजप्शन से, तो इधर वाले को बोलेंगे सेविंग। ये जो गैप है इसमें इनकम ज्यादा है, कंजप्शन कम है, तो ये सेविंग हुआ। रटो नहीं, पैसे ज्यादा कमाने लग गई, खर्च कम हुआ तो पैसे बचने लग गए। यहाँ पे खर्चा ज्यादा था, इनकम कम है, तो सेविंग नहीं हो रही थी, उल्टा पैसा जो जमा कर रखा था उसमें से निकाल रही थी। ये किसका डायग्राम बनाया मैंने? कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट सी, ये सी से स्टार्ट हुआ, इसको अपन ऑटोनोमस कंजप्शन भी बोलते हैं। स्लोप ऑफ सीसी, कंजप्शन कर्व का स्लोप जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव स्लोप होगा। क्यों? क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ता है ना, प्रोपोर्शनेट राइजिंग बढ़ता है। इनकम बढ़ती है, कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ता, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सेविंग भी होगी। फिर इनकम इज लेस देन कंजप्शन, यहाँ पे इनकम लेस है और कंजप्शन ज्यादा, तो इधर वाले गैप को क्या बोल रहे हैं? डिस सेविंग। और जब दोनों इक्वल हो गए, सी और वाई जिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जीरो सेविंग। क्यों? क्योंकि जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं। और आगे बढ़ूं तो यहाँ पे इनकम इज मोर देन कंजप्शन, इनकम ज्यादा हो गई कंजप्शन से, इसको बोलते हैं सेविंग। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि डायग्राम आप लोगों को लगता है कि बहुत टिपिकल है, एक ही चीज है बेटा, आप अपने ऊपर लो कि मैं कितना पैसा कमाता हूं, कितना खर्च करता हूं, कितना सेविंग करता हूं। यदि मैं पैसे सारे खर्च कर दूंगा तो सेविंग नहीं होगी। यदि मैं पैसे कम कमाऊंगा, खर्चा ज्यादा करूंगा, तो पहले के पैसे जमा है उनमें से पैसे निकालूंगा। यदि मैं ज्यादा इनकम कमाने लग गया, खर्च कम करूंगा, तो सेविंग होगी। उसी को बताना है, ठीक है। अभी कंजप्शन बताया है, अब सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन, तो सेविंग फंक्शन के लिए आप टेबल में क्या क्या लिखोगे? मैंने टेबल नहीं लिखी है, अब सुनना, y, c और s, एस नहीं लिखना। सेविंग फंक्शन में क्या लिखोगे? y, c और s, ठीक है। अब इसमें s देखो -40 और -20 है, मतलब आपको डायग्राम में नीचे से जाना होगा। ये क्लियर है आपका सब? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारी चीजें आप अच्छे से याद कीजिएगा। अब मैं आपको इसका सेविंग फंक्शन का भी बता देती हूं। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, तो ये मेरा सेविंग फंक्शन हो गया। अब ये सेविंग फंक्शन का डायग्राम, ठीक है। अब सेविंग फंक्शन में नीचे से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव, देखो -40, ध्यान रखना। तो ये 0, ये x, ठीक है। यहां हम अपनी क्या बताते हैं? इनकम, और यहां बता रहे हैं हम सेविंग। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहां ब्रेक इवन पॉइंट होगा और यहां पे सेविंग बढ़ती थी। अब ये जो नीचे का पॉइंट है, ये सेविंग आपकी नेगेटिव है। पहले -40 थी, फिर -20 हुई और फिर 0, ठीक है। तो ये जो नीचे का पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? डिस सेविंग। ये रहा डिस सेविंग। यहां पे आ गए हम बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, और यहां पे हमारा सेविंग कर्व जो है वो पॉजिटिव जा रहा है। ये पॉजिटिव सेविंग, यहां पे पैसे बचने लग गए। ये नेगेटिव सेविंग, यहां पे पैसे बच नहीं रहे थे बल्कि सेविंग में से ला रहे थे, ठीक है। लिखना वही है, कंजम्पशन कर्व की जगह यहां पे लिख देंगे, जैसे मैंने इसको एस से स्टार्ट किया है तो लिख सकती हूं सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस, है ना। जैसे मैंने कंजम्पशन कर्व का लिखा है, यदि हमें सेविंग कर्व का लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम एस। फिर स्लोप ऑफ सेविंग कर्व हैज पॉजिटिव,
है ना। इनकम इंक्रीज होते होते सेविंग भी पहले 0 थी और फिर बढ़ने लग गई, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट के अगर यहां पे लिखूंगी तो क्या लिखूंगी कि जब इनकम 0 थी तो व्हेन इनकम इज 0 देन सेविंग इज नेगेटिव, व्हेन income and consumption is equal then saving is 0, when income is rises and consumption is decreasing then saving is positive. Clear? तो सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन, AD और AS मैंने आपका पूरा इस यूनिट का बेस तैयार कर दिया। कंजप्शन फंक्शन आपकी इनकम का कंजप्शन के साथ रिलेशनशिप, सेविंग फंक्शन इनकम का सेविंग के साथ, और इन्वेस्टमेंट फंक्शन में इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस। ये सारा मतलब मैंने टोटल बेसिक तैयार कर दिया है। अच्छा, मैंने न्यूमेरिकल्स भी ऑलरेडी कर रखे हैं। नेक्स्ट 2 से 3 वीडियो में मैं पूरी यूनिट ही कंप्लीट कर दूंगी, तो आपका सबसे बड़ा डर खत्म हो गया है। जैसे ही आप लोगों को ये वीडियो मिलता है, इसकी पढ़ाई करके कमेंट में जरूर बताना कि आपको यहां से हेल्प हुई है या नहीं, और आप इसके वीडियोस आगे चाहते हैं या नहीं, और इकोनॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक आपको दुख दे रहा है, जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।